नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जियो फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जियो फाइनेंस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में। जब से जियो फाइनेंस की लिस्टिंग हुई है, इसके लिए दो पक्ष है। जो एक बताता है कि स्टॉक 1000 रुपीज तक चले जाएगा, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा पक्ष है जो ये बताता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और 150 रुपीज तक चले जाएगा। लेकिन जो सच होता है वो दोनों एक्सट्रीम के बीच में होता है। जो बताते हैं कि स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, या जो बताते हैं कि स्टॉक पूरी तरीका से गिर जाएगा, दोनों के बीच कहीं सच छुपा होता है। इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर में कंपनी कैसा कर सकती है, क्या कंपनी के वजह से बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और असर पड़ेगा तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर असर पड़ने वाला है। सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और एंड में मैं बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक के साथ क्या कर रहा हूं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देखने जाएंगे तो आपको 4 बिजनेस वर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि रिटेल लैंडिंग का बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट का बिजनेस है। अगर कंपनी को देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको 4 कंपनी देखने को मिल जाएगी। जियो फाइनेंस लिमिटेड है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड है, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है और साथ में जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड है। ये 4 कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, इस 4 वर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल है वो है रिटेल लैंडिंग का। सबसे पहले हम लोग रिटेल लैंडिंग के बिजनेस को समझते हैं, ये होता कैसे है। दोस्तों, कंपनी मार्केट से कम इंटरेस्ट पर पैसे उठाती है और ज्यादा इंटरेस्ट पर अपने कस्टमर को देती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज में होता है। और जो बीच का प्रॉफिट बचता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब रिटेल लैंडिंग का बिजनेस इतना आसान बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि लोन देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लोन सही लोगों को देना इंपॉर्टेंट होता है और उससे रिकवर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडिया में एनबीएफसी में देखेंगे तो 2 ही बड़ा नाम देखने को मिलेगा, एक चोलामंडलम फाइनेंस है और दूसरी बजाज फाइनेंस है। इन दोनों कंपनी ने काफी ज्यादा अच्छा करके दिया है। बाकी बहुत सारी कंपनी को देखेंगे तो छोटी मोटी कंपनी और भी ज्यादा है जो अच्छा कर रही है, लेकिन जो मुख्य कंपनी है वो चोलामंडलम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्या जियो फाइनेंस वैसा ही चमत्कार कर सकती है जैसा जियो टेलीकॉम ने किया था, मार्केट को बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया था? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए दोस्तों, लैंडिंग का बिजनेस, उधार का धंधा और टेलीकॉम का बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब टेलीकॉम के बिजनेस में इन्होंने ऑफर दिया, फ्री सिम बांटा, एक बार कस्टमर को एक्वायर कर लिया और फिर कस्टमर से रिचार्ज के रूप में कंटिन्यू इनकम आता रहा। लेकिन लैंडिंग के बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बार गलत लोगों को लोन बांट देते हैं, आपका लोन एनपीए में बदल जाता है, तो वो आपका लॉस हो जाता है। इसलिए जियो ने जो टेलीकॉम के बिजनेस में किया था वो रिटेल लैंडिंग के बिजनेस में रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कंपनी अच्छा नहीं कर सकती है, कंपनी के पास नेटवर्क अच्छा है, डेटा अच्छा है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, तो कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन मार्केट को डिसरप्ट कर देगी, दूसरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। बिजनेस का जो सेकंड सेगमेंट है वो है एसेट मैनेजमेंट का। अब दोस्तों, यहां पर जो एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है उनके लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी जो अपने कस्टमर से चार्ज करती है वो जियो फाइनेंस हो सकता है चार्ज ना करे या बहुत कम चार्ज करे, जिससे बहुत सारे कस्टमर को ये कंपनी एक्वायर कर सकती है। साथ में इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर भी बनाया है। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इससे भी जियो फाइनेंस को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस सेगमेंट में कंपनी डेफिनेटली मार्केट को डिसरप्ट करने की क्षमता रखती है, और जो भी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी। तीसरा सेगमेंट है डिजिटल पेमेंट का। अब दोस्तों, डिजिटल पेमेंट में देखें तो कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास जियो का डेटा अवेलेबल है और कंपनी एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट बैंक लॉन्च कर सकती है।
आपको पता होगा एयरटेल का भी पेमेंट बैंक है और एयरटेल आसानी से कस्टमर को एक्वायर कर पाती है क्योंकि एयरटेल के पास भी अच्छा खासा डेटा अवेलेबल है। तो जियो इसको भी रेप्लिकेट कर सकती है और पेमेंट बैंक वाली जितनी भी कंपनी है उनके लिए मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। और लास्ट सेगमेंट है इंश्योरेंस का। अब दोस्तों इंश्योरेंस का बिजनेस भी एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, एक ग्रोइंग सेगमेंट है। इंडिया में अभी भी देखेंगे तो बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होता है। एक जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है और यहाँ भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि कंपनी एक दो साल में ही छा जाएगी और दूसरी कंपनी के बिजनेस को बर्बाद कर देगी। नहीं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो ज़्यादातर इंश्योरेंस का सेलिंग होता है वो एजेंट के थ्रू सेलिंग होता है। वैसे जियो फाइनेंस डिजिटल इंश्योरेंस सेलिंग पर भी ध्यान दे सकती है, जिससे कि पीवी फिनटेक को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता होगा पीवी फिनटेक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो इन सारी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है और रिटेल लैंडिंग का बिजनेस है, रिटेल लैंडिंग का बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है। अगर आप सही लोगों को लोन नहीं देंगे तो आपका लोन डूब सकता है, आपका लोन एनपीए में जा सकता है, जिससे स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों मार्केट में जियो फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो अभी ग्राउंड पर जियो का बिजनेस कुछ भी दिखाई आपको नहीं देगा। लेकिन जियो फाइनेंस के पास जो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय देखेंगे वो मात्र 29 है। अब 29 इंप्लॉय के साथ कंपनी कितना बिजनेस कर रही होगी आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जबकि दूसरी कंपनी जिसका इससे कंपैरिजन होता है उनके पास 800 से लेके 4000 तक ब्रांचेज है और इंप्लॉय देखिएगा तो 4000 से लेके 66,000 तक इंप्लॉय है। तो जियो फाइनेंस का अभी ग्राउंड पर कोई खास बिजनेस नहीं है। अभी जो भी वैल्यूएशन मिला हुआ है ये फ्यूचर को देखकर मिला हुआ है। अगर टोटल मार्केट कैप को देखेंगे तो 19 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का तो कंपनी के पास एसेट है। 6.1% रिलायंस का शेयर है इसके पास, तो 1 लाख करोड़ रुपए का तो ये हो गया। साथ में कंपनी के पास 21,000 करोड़ का कैश है जिसको कंपनी लोन के रूप में बांट सकती है। तो टोटल कितना हो गया, लगभग 1,22,000 करोड़ रुपया हो जाता है जो कंपनी का नेट वर्थ है। और कंपनी का अभी टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो 1,60,000 करोड़ का है। तो समझने वाली बात है दोस्तों, कंपनी का ग्राउंड पर अभी कोई बिजनेस नहीं है। जो भी वैल्यूएशन मिला हुआ है वो फ्यूचर को देखकर मिला हुआ है। और जो भी बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर हैं जिनके मन में कंसर्न है कि बजाज फाइनेंस कैसा करेगी जियो फाइनेंस के लॉन्च होने के बाद, तो दोस्तों बजाज फाइनेंस भी अच्छा करेगी, जियो फाइनेंस भी अच्छा कर सकती है। क्योंकि लैंडिंग का बिजनेस देखेंगे तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है। यहाँ जियो फाइनेंस के लिए भी जगह है, यहाँ पर चोलामंडलम फाइनेंस के लिए भी जगह है, बजाज फाइनेंस के लिए भी जगह है। सारी ही कंपनी अच्छा कर सकती है, फिर भी सभी के लिए मार्केट में जगह है। हो सकता है बजाज फाइनेंस उतना बड़ा रिटर्न बनाकर ना दे पाए जितना इसने पास्ट में बनाकर दिया है, लेकिन हाँ बजाज फाइनेंस भी आपको 25% का रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है, वो भी सेफ्टी के साथ। कंपनी ने अपने आप को सालों साल प्रूफ किया है। मैनेजमेंट बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छा है, जियो का भी मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन जियो का बिजनेस अभी ग्राउंड पर उतरा नहीं है। सारा का सारा फ्यूचर का प्लान है, जबकि बजाज फाइनेंस ग्राउंड पर बिजनेस कर रही है। कंपनी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है, कंपनी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। आप किसी भी शोरूम में चले जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पर आपको बजाज फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव नजर आ जाएंगे। तो सालों में कंपनी ने ऐसा नेटवर्क बनाया है। ऐसा नहीं होगा कि जियो फाइनेंस कुछ ही दिनों में ऐसा नेटवर्क बना लेगी, जियो फाइनेंस को भी ऐसा नेटवर्क बनाने में सालों साल लगने वाले हैं। अब बात आते हैं कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों जिनको कंपनी का स्टॉक मिला है रिलायंस से डीमर्जर के बाद, वो चाहे तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर स्टॉक आपको 200 रुपीज के आसपास मिलता है
तब आप पहला इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। अभी आपको इंतजार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं होता है। ये कोई मूवी नहीं है। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ता है, खरीदने से भी पहले और खरीदने के बाद भी आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है, तभी मार्केट में रिटर्न बनता है। अगर आप हड़बड़ा कर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, एक बार सेटल डाउन होने दीजिए। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, 200 रुपये के आसपास मिलेगा, तभी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज आप दूसरी कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। और जो बहुत लोग बोलते हैं कि कंपनी 10 गुना रिटर्न बनाकर दे देगी बहुत जल्दी जल्दी, ये रियलिटी से थोड़ी सी दूर नजर आती है। 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कंपनी को 10 गुना बड़ा रिटर्न बनाकर देना है तो कंपनी का मार्केट कैप प्रेजेंट के रिलायंस के पूरे कंपनी से ज्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी का रिटर्न 10 गुना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली आप करेंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली अभी इंतजार करने वाला हूं, जब तक स्टॉक 200 रुपीज के आसपास नहीं आता है मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है खुद के स्टडी के बेसिस पर लीजिएगा या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ स्टडी और नॉलेज पर्पस के लिए है। धन्यवाद।